नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी रोशन मिश्रा। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 जनवरी को। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का हम लोग यहां पर करेंगे डिस्कस। जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ आपका, जैसे 1 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक जो 40 शिफ्ट में एग्जाम आपका हुआ है, उन हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को बेसिक के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच हम लोग यहां पर देखेंगे। ये आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। जो हमारे पटना से बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे हम लोग बाइलिंगुअल क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी साथ में, ठीक है। और ये आपका जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये 4 बजे से लेकर के 5 बजे, जिसमें हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। जो पटना में उपलब्ध है, जो हमारे आसपास अगल बगल में उपलब्ध है, वो ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करें। ऑफलाइन से बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, और ऑनलाइन तो हम लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यहां पर आप देखिए, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ये आपका रेगुलर क्लास चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपको अगर एक सीट पक्का करना है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको देखना ही पड़ेगा। जब तक किसी भी टीचर के बस की बात नहीं है कि आपको समझा दे कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जब तक कि आप उसको खुद ना लगा ले। तो हमारा बस यही उद्देश्य रहेगा कि हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको पढ़ाएं, और उम्मीद करेंगे कि हम लोग बहुत ही जबरदस्त रूप से इस बैच में सफल भी होंगे। और विद्यार्थी चूंकि बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे इस बैच का, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर 9 तारीख को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, हम लोग मिलेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में 4 बजे से 9 जनवरी को। धन्यवाद। क्वेश्चन आपके सामने अब आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग एक बार सभी लोग इस सेशन को कर दीजिए शेयर, साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा होगा। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए। पहले नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी और उसके तीन दोस्तों का औसत भार 55 केजी है। यदि पी अपने 3 दोस्तों का औसत भार से 4 केजी अधिक है तो पी का भार क्या होगा। देखो, ये क्वेश्चन है। क्या बोला, पी है और उसका 3 दोस्त है, पहला दोस्त, दूसरा दोस्त और तीसरा दोस्त। ध्यान से देखना। अब इस सब का एवरेज, सबसे पहले तो देखो कि इन सब का एवरेज हमारे पास क्या दे रखा है। सब का एवरेज है 55 केजी। कितना केजी? 55 केजी। क्लियर। अब क्या बोला, पी अपने औसत दोस्त से, अपने दोस्तों के औसत भार से 4 केजी अधिक है। तो सबसे पहले अगर आप यहां से P को एक्सक्लूड करोगे, P को अगर एक्सक्लूड करोगे तो P का अपना हिस्सा हमारे पास 55 केजी आता। कितना केजी आता? 55 केजी, ठीक है। अब यहां पर ऐसे देखो, अगर यहां से P को 4 केजी बढ़ाना है, P को अगर 4 केजी बढ़ाना है, P को कितना केजी बढ़ाना है? 4 केजी, ठीक है। या P को 4 केजी यहां से मत बढ़ाइए, आप इसको ऐसे समझ के चलिए, ये इसका 3 दोस्त बचा, तीनों दोस्त का एवरेज हमारे पास 55 केजी रहता, P भी 55 केजी लेके निकलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर बोला कि अपने दोस्तों से 4 केजी अधिक है। सोचो यहाँ से अगर ये सब 1-1 केजी कम हो जाए, 3 का 3 1-1 केजी कम हो जाए, तो यहाँ से टोटल 3 केजी कम हो जाएगा। और 1-1 केजी कम होने का मतलब है कि एवरेज हमारे पास क्या रह जाएगा? ये 54 केजी का एवरेज रह जाएगा। जबकि 3 अगर टोटल यहाँ से निकल करके इसमें ऐड हो जाए तो अब आपके पास ये देखो कि हमारे पास 58 केजी आ चुका है। बताओ, क्या 54 से पक्का 4 केजी अधिक है? क्या बताओ, 54 से पक्का 4 केजी हमारे पास क्या आ चुका है? अधिक आ चुका है। तो अब यहाँ से आंसर देख लो, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 58 केजी, ऑप्शन नंबर 3। ज़्यादा बनाने का जरूरत ही नहीं है। बताओ, क्या बात समझ पाया हो? क्या हमने क्या कहा, ध्यान से समझो। अब इसमें गुना करने लग जाते हैं, टाइम पास करने लग जाते हैं, तो वो फिर आपका क्या हो जाता है? टाइम बर्बाद होता है। हमने फिर से क्या कहा, P और उसके तीनों दोस्त का एवरेज 55 केजी है। P अगर अपना एवरेज लेकर के बाहर निकलेगा तो 55 केजी लेके निकलेगा, और इस तीनों का एवरेज क्या रह जाएगा? 55 रह जाएगा। इस दोनों के बीच में एवरेज में 4 वर्ष का अंतर होना चाहिए, 4 केजी का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से एवरेज अगर हम लोग 1-1 केजी कम करके चेक करते हैं तो 1-1 केजी कम करने का मतलब है कि 55 से 1 कम 54 हो जाएगा, जबकि 1-1 केजी घटने का मतलब है टोटल 3 केजी घटना, और ये 3 केजी जाकर के P में जुड़ जाएगा तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? 58 केजी। और ये देखो 54 से पक्का 4 ज़्यादा है, और यही तो क्वेश्चन बोल रहा था। आंसर आ गया 58 केजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि ए और बी का मासिक आय का अनुपात है 11-13, उसके व्यय का अनुपात है 9-11, वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उसकी आय का अंतर ज्ञात करें।
ये जो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं ये सारा का सारा सीजीएल प्री 11 अप्रैल 2022 सीजीएल प्री के शिफ्ट 1 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो घबराना मत कि ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया, कहीं आसान भी आ जाता है, कहीं हार्ड भी आ जाता है। हार्ड मतलब हार्ड तो कुछ होता ही नहीं है, बट थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। ये ए है, ये बी है, हमारे पास इनकम का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है? 11:13। उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है? 9:11। ओके, वे दोनों 4-4 हजार रुपये की बचत करते हैं। 4-4 हजार रुपये की क्या करते हैं? ये बचत करते हैं। तो उनकी आय का अंतर ज्ञात करें। सोचो थोड़ा सा, इसको सोचो यहाँ पर ध्यान से। अगर सेम सेम बचत करेगा तो जो इनकम का अंतर आएगा वही इसके एक्सपेंडिचर का अंतर आ जाना चाहिए। अगर सेम सेम बचत करने का क्या मतलब है? जितना इसका घट रहा है उतना ही इसका भी घट रहा है, या जितना ये सेव कर रहा है उतना ही सेव कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर का अंतर और उसके इनकम का अंतर वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा भी तरीका मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको 11 और 13 का अंतर 2 है, 9-11 का अंतर 2 है, ये पहले से बैलेंस में है। तो 11 से अब 9 देखो कितना कम होता है, बोलोगे 2। 13 से 11 कम होता है 2। अब हम लोग बोल सकते हैं कि 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 4000 के, तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2000 के। लेकिन क्वेश्चन पे अगर ध्यान दो, बोला इसके इनकम का अंतर पूछ रहा है, तो ए और बी के इनकम का अंतर 2 यूनिट है, और 2 यूनिट बराबर 4000 है, तो क्या 2 यूनिट बराबर ऊपर में भी हमारे पास 4000 ही हो जाएगा? क्या बताओ। जैसे ही ये 4000 आया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये एकदम बैलेंस है। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो हम लोग यहां से क्रॉस प्रोडक्ट लगाते। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। ये देखो 11 है और 13 है, इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:11 है, और ये 4-4 हजार बचा रहा है। चूंकि सेम सेम बचा रहा था इसलिए इस तरह से सॉल्व हो गया, बट सेम सेम अगर नहीं बचाता तो हम लोग ये दूसरा तरीका अपनाते, क्रॉस प्रोडक्ट। 11 गुना 11 121, 13 नमे हो जाएगा 117, तो दोनों का अंतर आपके पास आ जाएगा 4। बोला आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां से देखो 11 गुना 4000 और 9 गुना 4000। 11 गुना 4000 में से 9 गुना 4000 का अंतर निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 4000। क्या आ जाएगा बताओ? 2 गुना 4000। अब यहां से इस दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा, तो इस दोनों का अंतर हमारे पास क्या है? 2। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2 गुना 4000 को, तो बताओ क्या 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ 4000 को? और यहां से यही अंतर तो हमसे पूछा जा रहा था, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या बात समझ पा रहे हो सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है, ओ केंद्र वाला। अब यहां से बोला क्या? बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, खींच दिए, ठीक है। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है, सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बीसी को आगे बढ़ाने पर यह स्पर्श रेखा से जाके मिल जाती है। यहां पर आप सी ले लो, ठीक है। स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है, यहां पर आप पी लिख लो, ठीक। फिर क्या कहा जा रहा है? यदि एपीसी बराबर 62 डिग्री है तो लघुचाप एसी का माप ज्ञात करें। एपीसी बराबर हमारे पास 62 डिग्री दिया हुआ है, एपीसी बराबर ये 62 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा लघुचाप एसी का माप ज्ञात करें। लघुचाप एसी का माप ज्ञात करना है, बताओ। यहां से आप देख लो कि इसका जो है ये कितना डिग्री का एंगल बना जा रहा है। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया। ये 90 डिग्री होगा, ये 62 डिग्री होगा, क्या ये 28 डिग्री हो जाएगा? क्या 90 में से 62 को घटा दो, ये 28 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? 3। क्लियर? खत्म। यहां पर एंगल बनाना है, एंगल बनना है, उस एंगल का माप हमसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 56 गुना है। अगर एचसीएफ एच है तो क्या इसका एलसीएम हमारे पास 56H हो जाएगा? क्या बताओ, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है? उसका एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। इस दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो 57H आ जाएगा, जो कि 1710 के बराबर है, ठीक है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहले तो H आप निकाल लो। 57 से देखो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 30 बार में निकल जाएगा। हमारे पास एचसीएफ आ चुका है 30 और एलसीएम आ चुका है 56 गुना 30। बोलो आ चुका है क्या? अब आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दूसरी संख्या अगर आपको
निकालना है तो 56 गुना 30 एलसीएम इंटू HCF, उसमें डिवाइड कर देंगे एक संख्या 240 से, तो ये आ जाएगा 3 अट्ठे 24 और 8 सत्ते क्या आ जाएगा 56। आंसर हो गया हमारे पास 210। आंसर क्या हो गया 210, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4। ये देखो एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई कुल कमाई का कितना प्रतिशत है? तो बच्चों की शिक्षा 70 डिग्री, बच्चों की शिक्षा क्या आ गया हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला हमसे, परिवहन, बच्चों की शिक्षा 70 डिग्री, परिवहन हमारे पास 50 डिग्री और किराया रेंट हमारे पास कितना है 60 डिग्री। तो टोटल आपको आप गिन लो, यहाँ पर 6 या 18 180 डिग्री हो गया, और 180 डिग्री किसके रेस्पेक्ट में, टोटल हमारे पास 360 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बटे 360 का मतलब 1/2 हुआ, और 1/2 का मतलब होता है 50%। ऑप्शन नंबर 1 खत्म, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का 60 से 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करो। 140 और उससे अधिक, तो 140 और उससे अधिक 55, 40 प्लस 15, 55 प्लस 15 मिलके हो जाएगा हमारे पास 70, 70 प्लस 40 मिलके आ जाएगा 110, बोलिए ठीक है। और उसके बाद बोला 60 से 120 के बीच, तो 60 से 32, 120 के बीच 45 और 60, इन सारे को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 105, और 105 में 32 को ऐड कर दोगे तो 137, और इसी का रेशियो पूछ रहा था, तो 110 137 ही हमारे पास रेशियो आ जाएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका 4, क्लियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, विभिन्न स्कूल में कुछ विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियों को ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़की और 25% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई। यहाँ पर देखो 20% बॉयज़ एंड 15% लड़कियां, 15% ऑफ गर्ल्स, ये सब क्या है अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, फेल हुए हैं। फिर कहा जा रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, तो जब 20% बॉयज का होगा तो उत्तीर्ण किया होगा 80% ऑफ बॉयज, बोलो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। फिर क्या कहा जा रहा है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियां, तो 15% गर्ल का है, तो क्या हम लोग इसको 85% ऑफ गर्ल बोलेंगे कि नहीं, जो कि उत्तीर्ण हुई है। कहा क्या जा रहा है कि इसकी संख्या 70 अधिक है, मतलब 80% ऑफ बॉयज में से 85% ऑफ गर्ल को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 70। फिर कहा जा रहा है कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल 90 विद्यार्थी, देखो बॉयज का 20%, गर्ल्स का 15%, ये दोनों मिलकर के टोटल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब यहां से कहा जा रहा है परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, यानी बॉयज एंड गर्ल्स क्या होगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दो, देखो क्या 20 चौका 80 होता है क्या, बताओ। तो 20 चौका 80 का मतलब इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा 20 चौका 80, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे 80 से 80 खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से आप माइनस कर लो। 15 चौका 60 प्लस 85, तो 60 प्लस 85 मिलके हो जाएगा 145% ऑफ गर्ल। 9 चौका 36, 360 में से 70 को माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 290। तो गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी बताओ, 290 बटे लिख दो 145 और गुना कर दो किससे, 100 से। तो क्या आपके पास गर्ल्स की संख्या 145 दूनी 290, क्या आपके पास गर्ल्स की संख्या 200 आ गई क्या, बताओ। अब जहां पर मर्जी वहां पर रख दो। यहां पर देख लो जैसे 20% ऑफ बॉयज है, तो 20% ऑफ बॉयज प्लस 15% ऑफ गर्ल, तो 200 का 15% 30 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 60, यानी 20% ऑफ बॉयज हमारे पास क्या आ रहा है, 20% ऑफ बॉयज हमारे पास आ रहा है 60। तो इसका मतलब है कि 100% ऑफ बॉयज हमारे पास क्या आ जाएगा 5 गुना, यानी 6 पंचे 30, 300। तो यहां से बॉयज निकल गया 300 और गर्ल्स की संख्या 200। टोटल हमसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट की संख्या क्या होगी, तो आंसर आप क्या बोल दोगे 500, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए।
चलो, क्या बात क्लियर हुआ है? सुमंत कुमार साहू सर, मैं अभी आपका ही क्लास देख रहा था CHSL का। चलिए ठीक है, क्या बात क्लियर हुआ? किस तरह से हमने अप्रोच लिया, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमने बस इसको 4 गुना किया, 80% वाले को एक तरफ को इसको खत्म कर दिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 145% ऑफ गर्ल्स बराबर 290 के, तो यहाँ से गर्ल्स की संख्या निकल गई हमारे पास 200। अब हम लोग क्या करते हैं, 15% ऑफ गर्ल्स किसी एक में रख दो, तो 15% ऑफ 200 आ जाएगा 30 के, इस 30 को बराबर के उस तरफ भेजोगे तो 60 आ जाएगा, 90 माइनस 30 60। तो 20% ऑफ बॉयज बराबर 60 के, तो 100% ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा 300, यानी बॉयज की टोटल संख्या 300 और गर्ल्स की टोटल संख्या 200, टोटल मिलके हमारे पास आ जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। 56 ये लिखा हुआ 372/56, ये असल में क्या लिखा हुआ 372/56 गुना 7 -5 + 2। तो आप -5 + 2 को आप एक साथ कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका -3। तो 7 अठे हो गया आपका 56, 8 से आप इसको काट दीजिए। तो 8 से आप इसको काटोगे या 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 तिया 12। तो 93/2, तो 93/2 को क्या 46.5 बोल सकते हैं क्या? और 46.5 - 3 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 43.5। आंसर आ जाएगा 43.5, मतलब 43.1/2, ऑप्शन नंबर 2। सर मेरा एग्जाम 26 को पटना में है। ठीक, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है। एक समकोण त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है। एक है x - 1, दूसरा है x + 1 और तीसरा हमारे पास दिया हुआ x + 3। ठीक है, तो x + 3 तो वही होगा ना, जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा वो कर्ण हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें, मतलब कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये ट्रिपलेट अगर आपको याद है 3 4 5, 3 4 5 अगर ट्रिपलेट याद है तो 3 4 5 ट्रिपलेट याद है, तो ट्रिपलेट देख करके भी आपको पता लगाया जा सकता है। क्या 7 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। 7 कभी नहीं हो सकता है। 6 कभी नहीं हो सकता है। बोलो हो सकता है क्या? 12 कभी नहीं हो सकता ट्रिपलेट में। ठीक है, तो हमारे पास एकमात्र आता है 10। 10 पे थोड़ा सा ट्राई करके चेक कर लो क्या जाता है हमारा। देखो एक है x - 1, एक है x + 1, मतलब इस दोनों का डिफरेंस हमारे पास 2 का है। इस दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है 2 का, और इससे ये 2 ज़्यादा है। तो हमें पता होना चाहिए 6 8 10 हमारे पास ट्रिपलेट होता है। 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। 6 6 के 36, 8 8 64, 10 × 10 आ जाता है 100 के। तो क्या हमारे पास आंसर 10 के हो जाएगा क्या? कर्ण खत्म। यानी तो आप इसको अगर ऐसे बनाना चाहोगे तो फिर तो आपके पास थोड़ा सा लंबा टाइम होना चाहिए। क्या लंबा टाइम होना चाहिए? मतलब ये है कि आप इसको लिखोगे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस लिखोगे x + 1 का होल स्क्वायर और ये बराबर करोगे x + 3 का होल स्क्वायर के। अब यहाँ से आप यहाँ से सॉल्व करोगे तब जाकर के x का आपका मान आ जाएगा। x का आपका मान आ जाएगा 7, और 7 में से 1 को घटाओगे तो ये 6 आएगा, 7 में 1 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 7 में 3 को जोड़ोगे तो ये 10 आएगा। बात आ रहा समझ में? तो इतना ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। 6 8 10 हमारे पास ट्रिपलेट है, यहाँ से 2 ज़्यादा और यहाँ से 2 ज़्यादा। ठीक है, चलिए मेरा एग्ज़ाम है 9 जून को पटना में। चलिए बहुत बहुत आपके लिए बेस्ट ऑफ लक हम बोलते हैं और चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। हम उम्मीद करेंगे कि आपका तैयारी बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ भी करना पड़ता है। जैसे देखो अभी ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ABC में PQR AB BC CA पर इस प्रकार लिया गया है। ये देखो एंगल है, ट्रेंगल है हमारे पास। ये हमारे पास A B और C, PQR क्रमशः AB पर, PQR Q है BC पर, Q है BC पर, और R हमारे पास दे रखा है AC पर है। यहां से बोला BQ बराबर PQ है, BQ बराबर PQ है, BQ बराबर क्या है PQ के। ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, और बोला QC बराबर QR है, QC बराबर QR है, ये भी हमारे पास क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। BAC बराबर हमारे पास 75 डिग्री है। कितना डिग्री है? 75 डिग्री। तो PQR का माप हमसे पूछा जा रहा है। PQR का हमसे क्या पूछा जा रहा है? माप पूछा जा रहा है। क्या आपको पता है ये x होगा तो ये भी x होगा, और ये अगर y होगा तो ये भी आपके पास क्या होगा? y होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है,
75 डिग्री है तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास 105 डिग्री आ जाएगा। क्यों 105 डिग्री आ जाएगा? टोटल 180 होता है, 180 में से 75 घटा दोगे 105 आ जाएगा। अब यहाँ से ऐसे देखो, ध्यान से इसको समझना। अब इस एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं, इस एंगल के बारे में। तो ये एंगल हमें पता नहीं है, हम लोग इसको एंगल क्यू मान लेते हैं। ओके, अब ये देखो, अगर x है तो क्या ये हमारे पास 180 माइनस 2x होगा? 180 माइनस 2x, जबकि ये वाला एंगल हमारे पास 180 माइनस 2y हो जाएगा। और इस तीनों को ऐड कर दोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 180 प्लस 180 मिलके 360 आ गया। क्या आ गया? 360 आ गया। ठीक है, और उसमें से माइनस 2x माइनस 2y और प्लस एंगल क्यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। बोलिए, अब यहां पर देखो 2 गुना, अब ध्यान से देखो, क्या हम लोग यहां से 360 माइनस 2 गुना क्या x प्लस वाई लिख सकते हैं? अब प्लस एंगल क्यू लिख सकते, बताओ। अब ये जो x प्लस वाई है ये हमारे पास 105 है, और 105 यहाँ पर अगर रख दोगे तो 105 दूनी हो जाता 210, और 210 अगर इस 360 में से 210 को अगर आप घटा दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 360 में से अगर आप 210 को घटा दोगे तो ये आ जाएगा 150 के बराबर। और 150 प्लस एंगल क्यू बराबर 180 है। तो आप खुद बताओ कि एंगल क्यू का जो वैल्यू है क्या हमारे पास 30 डिग्री आएगा क्या? 180 माइनस 150, एंगल क्यू बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? 3। क्लियर? ठीक है, कितना डिग्री आ गया आपका? 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्णित है। मतलब उसके अंदर है ये एक समबाहु त्रिभुज, ये O है, ये A, B और C है। BC पर लघु चाप BC पर एक D बिंदु है, बहुत अच्छी बात है। CBD बराबर 40 है, CBD बराबर 40 है, ये हमारे पास 40 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि BCD का मान ज्ञात करना है, BCD का मान ज्ञात करना है, ये वाला एंगल हमें पता करना है। अब बताओ कितना आसान सा ये क्वेश्चन है, बताओ। क्या समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री होगा, और ABDC ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, और चक्रीय चतुर्भुज 180 में से 60 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 120। अब 120 प्लस 40 मिलके 160 होगा, और 180 में से घटा दोगे तो ये हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। 11 के बाद आ जाओ 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन पे ध्यान देना। बोला क्या, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी से लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेती है। तो हम मान के चलते कि धारा का स्पीड x है, अगर 24 किलोमीटर ये जा रहा है धारा के विपरीत तो कम टाइम लगेगा, धारा के विपरीत जा रहा है तो 24 किलोमीटर जाने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कम स्पीड से जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि धारा के साथ अगर ये जा रहा है तो इसको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। बोलो लगेगा क्या? तो इसका जो टाइम लग रहा है, ये टाइम और इस टाइम, इस दोनों टाइम का अंतर है 30 मिनट का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आधे घंटे का। कितने घंटे का? आधे घंटे का। बात आ रहा समझ में? धारा के विपरीत जितना टाइम लग रहा है उससे धारा के साथ जाने में वो आधा घंटा कम समय लेता है, तो आधा घंटा हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो आधा घंटा। अब यहां पर क्या करते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब करने क्या लग जाते हो कि 20 प्लस एक्स 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने लग जाते हो, कुछ करने लग जाते हो, इससे आपका टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है, ध्यान से समझो, करना क्या है कि x के जगह पे आपको कुछ ऐसा संख्या मान के चलो जो 24 को काट दे और इस दोनों का अंतर 2 आ जाए। हम क्या करते हैं बताओ, तो कुछ दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे नहीं हम 3 रख देते हैं, तो 17 से कटेगा क्या? बताओ, 17 से तो कटता नहीं है, तो कुछ तो दिमाग लगाना है। बताओ, क्या 4 अगर रख देते हैं तो ये 16 आ जाएगा, और यहां पर अगर 4 रख देते हैं, ध्यान से देखो, तो ये अगर 16 24/16 आया तो 24/16 का मतलब 1.5 घंटा, और 24/24 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 घंटा।
तो 1.5 घंटा में से 1 घंटा घटाओगे तो क्या हमारे पास आधा घंटा आएगा क्या? ये थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना ही पड़ेगा एग्जाम में। अब आपके पास धारा का स्पीड निकल चुका है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पे ध्यान देना, बोला यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। अब नाव की चाल जो है वेलोसिटी ऑफ बोट में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो गई, मतलब अब ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। बात आ रहा समझ में? और वेलोसिटी ऑफ स्टीन हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। तो क्वेश्चन बोला उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाना है। तो धारा की दिशा में अगर 39 किलोमीटर जाएगा तो 22 + 26 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाना है और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाएगा। 22 - 4 करोगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा। पूछा कितना टाइम लगा, बताओ। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1.5 घंटा यहाँ लगा। 6 तिया 18, 6 पंचे 30। तो ध्यान से देखो, इस दोनों को भी अगर आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास नीचे में 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 19/6। और 19/6 को हम लोग बोल सकते हैं 3.1/6 घंटा। 3.1/6 घंटा बोल सकते हैं क्या? तो 3.1/6 घंटा, 1/6 घंटा का मतलब हो जाएगा 10 मिनट। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बात आ रहा है? क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर पे आ जाओ। यहां पर ए ने एक मोबाइल बी को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, मतलब 4 से 1 प्रॉफिट पर बेचा होगा तो 5 में बेचा होगा। और बी ने इसे 10% लॉस पर बेच दिया। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होता है, तो 10 से 1 कम 9 पर बेच दिया। ठीक है, काट दो यहां से। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, मतलब 8 रेशियो क्या आ गया? 9। क्वेश्चन बोला क्या सी ने इसके लिए 5625 रुपया का भुगतान किया। सी ने इसके लिए 5625 रुपया का भुगतान किया, तो ए ने कितना का भुगतान किया? तो आप 1 यूनिट बराबर निकाल लीजिए। 1 यूनिट बराबर निकालोगे तो 9 छाके 54, 9 छाके 54, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। तो 9 यूनिट बराबर 5625, 1 यूनिट बराबर 625, तो 8 यूनिट बराबर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 5625 में से 625 को घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 5500, यानी 5000। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया? 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है। फिर से ये एक डीआई का क्वेश्चन है। निम्नांकित बार ग्राफ 2014 से 18 तक ए और बी इस प्रकार है कि कारों का निर्यात को दर्शाता है। 2014-2017 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, 2015-2016 में बी प्रकार के कारों के कुल निर्यात से अनुपात क्या होगा? अब 2014-2017 में ए प्रकार का पहला वाला है, तो 2014 में पहला है 200 और 2017 में हमारे पास 175 है, तो टोटल मिलके हमारे पास ये आ जाएगा 375। 2015 और 16 में बी प्रकार, 2015 और 16 में बी प्रकार, तो 250 है और ये हमारे पास 200 है, तो टोटल मिलके आ जाएगा 450। 15 से आराम से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 15 से काट दो, 15 तिया 45, 5 पचे 25, 5 छाके 30। आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5:6। क्लियर? 5:2 क्या आ गया आपका? 6। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y + 3 = 0, तो x³ + y³ - 9xy + 9 का मान ज्ञात करना है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x + y = -3 और दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x³ + y³ प्लस आ जाएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई और ये बराबर आ जाएगा -27 के। और x + y का वैल्यू क्या हमारे पास -3 आया था, तो इस x + y की जगह पे आप लिख दो -3। अब यहाँ पर गौर से देखो, x³ + y³, 3 तिया 9, ये आ जाएगा -9xy और ये बराबर आ चुका है -27 के। क्वेश्चन हमसे पूछा है x³ + y³ - 9xy + 9 का मान, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ 9 को ऐड कर देना है, तभी तो 9 ऐड हो जाएगा, तो इतना दूर का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 9 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -18 और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 15 के बाद आ जाओ 16 नंबर का क्वेश्चन। देखो कितना आसान सा ये क्वेश्चन है।
देखो कभी भी ध्यान से देखो, यहाँ पर ये साइन 23 डिग्री है और ये कॉस 67 डिग्री है, तो क्या 90 माइनस 23 बराबर 67 के होता है? तो कॉस 67 के बदला में क्या हम लोग साइन 23 ही इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के होता है, तो 90 माइनस 23 बराबर 67 है, तो 90 माइनस 23 कॉस 90 माइनस 23 बराबर साइन 23 के। अब ये आ गया देखो साइन स्क्वायर 23, यहां पर आ जाओ साइन 67 के बदले में इसी तरह से हम लोग कॉस 23 लिख सकते, बताओ। ये कॉस स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 23, इस दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस सेक 52 है और साइन 38 है, तो सेक 52 के बदले हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 38। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और कॉसेक 38 क्यों कॉसेक 38? सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा के होता है। कॉसेक 38 को साइन 38 से गुना करोगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक 52 डिग्री है, कॉसेक 52 डिग्री के जगह पे सेक 38 डिग्री हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। अब सेक 38 को कॉस 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास देखो कॉस स्क्वायर 20 के जगह पे क्या हम लोग इसको सेक स्क्वायर 70 लिख सकते हैं क्या, बताओ? अब सेक स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 70 बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो आप नीचे में 1 लिख लो। बोलो तो अब 1 प्लस 1 मिलके 3, 3/1 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर 2। देखो सही लग रहा है तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? सेशन को आप लोग लाइक भी करते चलिए, फिर तो मजा आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर का। ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अगर एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, टोटल यूनिट वर्क हमारे पास 48 हो जाएगा। 16 तिया 48, 12 चौका 48, दोनों का इफिशियंसी हमारे पास निकल चुका है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया? तो बी का कुल दिन निकालना है। तो हम लोग ए का जो 4 दिन का काम है उसको माइनस कर देते हैं। तो ए का 4 दिन का काम क्या 4 तिया 12 हम लोग माइनस कर दे क्या? तो 12 चौका 48 घट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 36। ये 36 पूरा का पूरा बी काम किया है शुरू से लेके अंत तक। तो बी कितना दिन काम किया वो बात पता चल जाएगा। 4 का एफिशिएंसी है, 4 से आप काट दो, आंसर आ गया आपका 9 दिन, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ध्यान से देखो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये अगर ऐसा नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। दोनों ने साथ 4 दिन तक काम किया, तो 4 3 7, 7 चौका 28 काम हो चुका। तो 28 काम हो चुका तो बचा 20 दिन। 4 दिन तो शुरू में बी भी किया था काम, अब 20 दिन जो काम किया तो सिर्फ बी काम किया है, तो 20 यूनिट वर्क जो है सिर्फ बी किया है। किस इफिशियंसी से? 4 के इफिशियंसी से। तो 20/4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 दिन। तो 5 दिन अंतिम में काम किया और 4 दिन पहले काम किया था, टोटल मिलकर के हमारे पास आ जाएगा 9 दिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 के बाद आ जाओ 18 नंबर का क्वेश्चन। देखो एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी अधूरी शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए? देखो यहां से 30 डिग्री है और ये अधूरी मीनार है, अधूरी मीनार है, इसको और भी पूरा ऊंचा इसको बनाना है, ठीक है? अब 78 मीटर दूरी पर है। अब यहां से क्वेश्चन पे ध्यान दो, बोला क्या कि इसको कितना और ऊंचा बनाया जाए जिससे इसका उन्नयन कोण अब 60 डिग्री हो जाए। कितना डिग्री हो जाए? 60 डिग्री। एक दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा कितना और ऊंचा बनाना चाहिए, कितना आसानी से समझ में आएगा, इसको समझो ध्यान से। ये आपके पास आ जाएगा टोटल, आपके पास ये आ जाएगा 3 और ये आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल आपके पास आ जाएगा 3 और ये टोटल आ जाएगा आपके पास 1। सॉरी क्या आ जाएगा? ये आपका 1। मतलब इससे ऊपर वाला जो है वो उसका रेशियो क्या हो जाता? 2 हो जाता। तो 2:1 में डायरेक्ट बांट दो। यहाँ से ये 78 है, ध्यान से देखो, यहाँ से ये 78 है, तो 60 के सामने अगर 78 है तो 60 के सामने अगर 78 है, 60 के सामने 78, तो 30 के सामने 78/√3 हो जाएगा। 26 × 78 होता है, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 26√3 के। तो 2 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 52√3 के, इसी का 2 गुना। बात आ रहा समझ में? और इतना ही ऊंचा बोल रहा था दीवार बनाना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 52√3। खत्म, ऑप्शन नंबर 4 पहला तरीका।
दूसरा तरीका भी हम आपको समझा देते हैं, अगर आप इस रेशियो को अभी फिलहाल नहीं समझ पाए तो वो रेशियो भी मैं आपको समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। एक मीनार है जो 78 मीटर दूर है, यहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और 60 डिग्री का एंगल बन जाए उस अधूरी मीनार का, ये कितना कितना बनाया जाए ऊंचा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब यहां से ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री है, तो अगर 30 के सामने, अगर 30 के डिग्री के सामने 78 है तो 60 डिग्री के सामने क्या 78√3 हो जाएगा? बताओ, 78√3 हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने 78 है तो 60 डिग्री के सामने 78√3 हो जाएगा। इस एंगल में बात करते हैं, नीचे वाले में। अगर 60 डिग्री के सामने में 78 है तो 30 डिग्री के सामने में 78/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26√3। अब अगर गौर से देखोगे तो 78, 26 या 78, 3 और 1 का ही रेशियो आया क्या? बताओ। आप इसको बोल सकते हैं टोटल आया 78√3 और उसमें से 26√3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52√3, यानी पूरा मीनार बनाने में इसको 52√3 मीटर और भी बनाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास दिया हुआ है 19 नंबर का क्वेश्चन। एक वस्तु का मूल्य है 400 रुपया। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी के 10% डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपया होता है। एक्स का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन। 400 से 10% का अगर छूट दे देगा तो क्या 360 में बेचेगा? क्या बताओ। 400 से 10% का पहले छूट दिया तो 360 में बेचेगा। 400 का 10% 40, 40 घट गया तो 360। अब एक बार और X% का छूट दे रहा है। कितना परसेंट का छूट दे रहा है? X% का छूट दे रहा है। तो X% का छूट दे रहा है तो यही X% हमको पता लगाना है कि भाई कितना परसेंट का छूट हुआ। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? इस दोनों का रेशियो निकाल दो। 6 छा के 36, 36, 12 पंचे 60, 12 तिया 36। कितना कम हो गया? बोलोगे 2/5 कम हो गया। और 2/5 को परसेंटेज के रूप में हम लोग क्या समझते हैं? 40%। ऑप्शन नंबर 1। राहुल पांडे सर, उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक बार समझा दीजिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर देखो, एक होता है उन्नयन कोण ऊपर की तरफ देखना और एक होता है हमारे पास नीचे की तरफ देखना। बस ये उन्नयन कोण है। यहाँ से देखो, ये 30 डिग्री है, इसको उन्नयन कोण कहा जाता है। और ऊपर से अगर देखोगे तो ये जो 30 डिग्री है इसको अवनमन कोण कहा जाता है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों एक ही होता है, एकांतर कोण होता है। और उन्नयन कोण जितना होगा उतना ही हमारे पास अवनमन कोण भी होगा। ठीक है, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है, कुछ इसमें स्पेशल चीज़ नहीं है। अन्य ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा आपका? अवनमन कोण। दोनों सेम ही चीज़ होता है, लेकिन एक ऊपर से होता है और एक नीचे से होता है। दोनों एकांतर कोण होता है और एकांतर कोण एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 20 नंबर का। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ। यदि घन पूरी तरह से डूब गया तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा? कितना आसान सा क्वेश्चन है। इस 15 सेंटीमीटर का यूज मत करो। देखो 8 सेंटीमीटर है क्या? बताओ, 8 गुना 8 गुना 8, ये घन है पूरा आयतन। हमारे पास लंबाई दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, और कितना हाइट ये ऊंचा उठ जाएगा, यही तो पता करना है। सॉल्व कर दो। देखो 8 दूनी 8 से 8 कट गया, 8 दूनी 16 और 2 से आप इसको काट दो, 2 चौका 8। तो हाइट आपका कितना उड़ जाएगा? बताओ, 4 सेंटीमीटर उड़ जाएगा। खत्म हो गया। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4। आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस 15 सेंटीमीटर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। बात आया समझ में? उसका क्यों आयतन हम लोग निकालेंगे, बस हाइट पूछ रहा था कितना ऊपर उड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास दे रखा है 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन, सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या का, सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक 175, 175। ठीक है, और 9 बजे से 11 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या का अनुपात निकालना है 9 से 11 बजे तक। तो ये आ जाएगा 9 से 11, इस दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 5, 200, 210 आ जाएगा। 200 क्या आ जाएगा? 10। काट दो 7 से, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 तिया 21, 5 पचे 25, 5 छा के 30, 5 छा के 30। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? 2। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, यह वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 2, 3, A, 6, 8, B ज्ञात करे जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। बात को समझना, 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखो 3 को खत्म कर दो, 6 खत्म हो गया, 8 2 10, 8 2 10, 10 में से 9 को खत्म कर दोगे तो हमारे पास 1 बचा रह जाएगा। तो 1 + A + B ये क्या होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या तो हमारे पास 6 होना चाहिए। 3 तिया 9, 9 नहीं होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 नहीं होना चाहिए। 3 × 7 = 21 जरूर हो सकता है। 3 × 8 = 24 हो सकता है। 3 × 9 = 27 फिर नहीं हो सकता है। और आगे हम लोग काहे चेक करें, उतना दूर पे नहीं जाते हैं। आपको एक बात ज़रूर पता होगा, क्वेश्चन पे ध्यान दो ना, बोला क्या यह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो ए और बी हमको पहले पता करना है। ध्यान से देखो A + B क्या होगा। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, देखो A + B + 1 बराबर अगर 24 रखते हो तो A + B का वैल्यू 23 आएगा और दो सिंगल डिजिट का मैक्सिमम सम हमेशा 18 आता है। मैक्सिमम सम का मतलब है सबसे बड़ा सिंगल डिजिट 9 और 9 है, तो मैक्सिमम सम 18 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता है, बताओ। तो A + B बराबर 1 को बराबर के उस तरफ भेजोगे तो 23 आएगा। इसका मतलब 24 सफिशियंट नहीं है। 21 पे आ जाओ, A + B बराबर 20 आएगा, ये भी हमारे पास नहीं होना चाहिए। अब हम लोग 15 पे दाव जरूर लगाएंगे। 15 पे दाव लगाने का मतलब A + B + 1 बराबर 15 मैक्सिमम चाहिए हमें। तो मैक्सिमम चाहिए तो A + B + 1 बराबर 15 अगर लिखोगे तो A + B का जो वैल्यू आना चाहिए वो हमारे पास 14 आना चाहिए। तो जब मैक्सिमम हमको 15 से ही मिल गया तो 12, 6, 3 का कोई मतलब नहीं बनता है। अब मैक्सिमम सम A देखो पहले लिखा हुआ है, अगर A को मैक्सिमम रखोगे, A को मैक्सिमम रखोगे तो यहां पर संख्या बड़ा आएगा, या A को अगर छोटा रखोगे तो संख्या फिर छोटा आ जाएगा। तो मैक्सिमम A को क्या रखना पड़ेगा बताओ, 9। तो B को क्या रखना पड़ेगा, 9, 5, 14। तब ना हमारे पास ये आ जाएगा, देखो 9 के बराबर और ये आ जाएगा 5 के बराबर। तो आंसर हमारे पास देख लो कौन सा हो जाएगा, ये 23, 9, 6, 8, 5, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, 3। 7, 7, 14 क्यों रख दिए भाई, 7, 7 रख दिए तब तो देखो तो 23 ये जो है 2,39,685 से तो छोटा हो गया, 39,000 नहीं होकर के 37 हो गया। नहीं, तो मैक्सिमम आपको रखना है 9 रखना है, मैक्सिमम वाला वैल्यू A पे रखना है। ठीक है, अगर मैक्सिमम वाला B पे रखोगे, ठीक है, ठीक है। आज वाला क्वेश्चन है सर, हाँ भाई आज ही वाला क्वेश्चन है कि आज वाला क्वेश्चन मतलब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, देखो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या 4 गुना, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, और ये बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 1 + cos थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब बताओ क्या 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये बराबर हमारे पास 3 दिया हुआ है, 3 गुना 1 + cos थीटा। अब यहाँ से 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा कट जाएगा, 4 गुना 1 - cos थीटा। हम लोग बोलेंगे 4 -4 cos थीटा को बराबर के उस तरफ भेज दीजिए और 3 को बराबर के इस तरफ लेके चले आइए, तो -3 और ये बराबर हो जाएगा 4 cos थीटा के। तो cos थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब बेस बटे हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 - 1 √50। बोलो होगा कि नहीं होगा। बस खत्म हो गया। 2 tan थीटा बराबर पूछा जा रहा है, 2 × tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/B होगा, तो √15/B का मतलब √15/1 का मतलब √15 ही लिख दो, प्लस 4 sin थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होगा, तो 4 को गुना कर देते हैं √15/4 से, तो 4 से 4 आप यहाँ से काट दो, ठीक है। और -sec थीटा का मतलब हो जाएगा cos थीटा का उल्टा यानी 4। क्लियर। देख लो यहाँ से क्या सब बन गया, 2√15 प्लस √15 मिल के आ गया 3√15, और 3√15 माइनस क्या हो जाएगा आपका 4। आंसर 3√15 - 4, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2।
नहीं नहीं तनय भाई, आज CHSL का क्वेश्चन नहीं आया अभी। तो क्वेश्चन हम ज़रूर एनालाइज करा देते, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, आपको भी पता है कि SSC ने इस पे बैन लगा रखा है। जैसे आज ही एग्ज़ाम हुआ और उस पर आप अचानक से एनालिसिस करवा दोगे तो उस पर अभी बैन लगा रखा है जब तक आंसर की जारी ना हो। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन नहीं है, ये 11 अप्रैल 2022 CGL प्री, जो पिछले महीने आपका एग्ज़ाम हुआ था। हाँ, तो पिछले महीने का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी आपको डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या ये बात आया समझ में सब लोगों को, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास 24 नंबर का क्वेश्चन है। यदि x प्लस 6y बराबर 8 है तो xy बराबर 2 है तो x क्यूब प्लस 216y क्यूब बराबर क्या होगा। तो क्या इसका क्यूब कर लोगे क्या, इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 6 छा के 36 गुना 6 मतलब 216y क्यूब। ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab का मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 6y और इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी के जगह पे 8 ही लिख दो। बात आ रहा समझ में। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 8 का क्यूब 512 के, 512 के। फिर देखो 6 तिया 18, 18 अट्ठे 144, 144 और x इंटू वाई बराबर 2 दिया हुआ है। तो क्या हम लोग इसको 200, 144 का डबल 288 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है x क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब प्लस 288 बराबर 512 के। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था इतना बराबर क्या होगा। तो 512 में से 288 को आप कर लोगे माइनस। ठीक है, 288 को आप कर लोगे माइनस तो ये आ जाएगा 124, 124 ही नहीं 224। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2, 224। खत्म। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख लो ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन क्या कहा जरा हमसे, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बनाने का तरीका होना चाहिए ना भाई। बनाने के लिए आप जाते हैं और बनाने लग जाते हैं एकदम लॉन्ग प्रोसेस से, बिना मतलब का उलझुल काम करने लग जाते हैं, तो फिर तो टाइम आपको लगना ही लगना है। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर है 5082। वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो क्या पता है क्या, 100 से 121 हो जाएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बोलो होगा क्या। ये हम मान के चलते कि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो अगला 2 वर्ष में भी क्या 100 से 121 ही होगा क्या, बताओ। अगला 2 वर्ष में भी ये 100 से क्या 121 ही हो जाएगा, पहले ये बात बताओ। अब क्या करते हैं, ये जो 100 है ये जो 121 है, दोनों एक्चुअल में बराबर है। इसी 121 का 121/100 हो गया, बट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। अगर ये अगले 2 वर्ष में 100 से 121 हुआ है तो आप CI बोल सकते हो 21 हो गया। और ये जो 21 है, ये 21 हमारे पास आया हुआ है 5082 के बराबर। तो 21 से काट दोगे इसको, 21 दूनी 42, बच गया 8, 21 चौका 84, 21 दूनी 42, ये आपका आ गया 242। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 242, 100 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 242। ध्यान से देखो, और आपको हमने बताया कि पिछले वर्ष भी 100 से 200 ही हुआ था, 100 से 121 ही हुआ था। तो अब इस 242 को इसके बराबर में रख दीजिए, 242। तो 121 से ये 2 बार में कट जाएगा, 200 बार में कट जाएगा, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 200 गुना 100। आंसर आ जाएगा आपके पास 20,000, ऑप्शन नंबर 1।